हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ये सोम का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप देखना मत भूलिए। तो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर है उस पर कैसी भी लोडिंग लग रही है तो उसमें दो तरीके की ही स्ट्रेस डेवलप होंगी। पहली नॉर्मल स्ट्रेस, सेकंड है शियर स्ट्रेस। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस के बारे में। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिए। बाकी वीडियो आप देखें ना देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज की वीडियो देख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आपका बहुत ज़्यादा बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक बीम बनी है। यहाँ पे ये इसकी एक एक्सिस हो गई है, दूसरी एक्सिस ये हो गई है और तीसरी एक्सिस ये है। ये जो तीसरी एक्सिस है ये इसके सीजी से होके जा रही है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। यहाँ पे हम लोग एक प्लेन कंसीडर करते हैं, ये हो गया है प्लेन। ओके, यहाँ पे कुछ लोडिंग आ रही है, जैसे ये हो गई है P1, ये हो गई है P2। तो ये जो P1 और P2 लोडिंग है ये इसी प्लेन में आ रही है। और यहाँ पे एक लोड है, ये है P3। ये जो P3 लोड है ये बीम के इस प्लेन से मान लीजिए x दूरी पे लग रहा है। यहाँ पे एक बेंडिंग मोमेंट लग रहा है m। तो ये जो यहाँ पे m बेंडिंग मोमेंट लग रहा है इसको हम लोग यहाँ पे इस प्लेन पे लगता हुआ मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये बेंडिंग मोमेंट लग रहा है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। यानी जो राइट हैंड है उसकी उंगलियों को हम लोग इस बेंडिंग मोमेंट के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, मोड़ेंगे, और जो हमारा थंब होगा इस साइड वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो ये जो एम लग रहा है उसकी डायरेक्शन ये हो गई है एम की डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो कोई अगर पूछे ये जो बेंडिंग मोमेंट है ये किस प्लेन में लग रहा है, तो इसकी डायरेक्शन ये है और इसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन हम लोग देख लेंगे। तो इसके ये परपेंडिकुलर प्लेन ये हो गया है, तो ये इस प्लेन में लगता हुआ माना जाएगा। तो जो बेंडिंग मोमेंट हो गया है उसकी डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है वो 3D कहलाएगा क्योंकि इसमें जो लोड P3 है वो इस प्लेन में काम नहीं कर रहा है, ये इस प्लेन से बाहर काम कर रहा है। स्ट्रक्चर और लोडिंग का प्लेन एक नहीं है तो ये स्ट्रक्चर 3D कहलाएगा। अगर स्ट्रक्चर और लोडिंग का प्लेन एक ही है तो ये स्ट्रक्चर 2D कहलाएगा। अगर यहाँ पे P3 लोड काम नहीं कर रहा होता तो ये स्ट्रक्चर 2D कहलाता। अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे ये एक प्लेन हो गया है इस स्ट्रक्चर का, और जो लोडिंग है वो कुछ इस तरीके से लग रही है। तो ये स्ट्रक्चर भी 3D कहलाएगा क्योंकि इसमें जो लोडिंग प्लेन है और जो स्ट्रक्चर का प्लेन है वो एक ही प्लेन में नहीं है। ये स्ट्रक्चर एक प्रकार से 3D है, तो जो लोडिंग प्लेन हो गया है और स्ट्रक्चर का प्लेन वो अलग अलग है, इसलिए ये स्ट्रक्चर भी 3D स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ़ अ स्ट्रक्चर and the loading are in same plane, then the structure is said to be two-dimensional, and if they are not in same plane then structure is said to be 3D। तो अब हम लोग आगे एनालिसिस करेंगे। मान लीजिए इस बीम को हम लोगों ने यहाँ से कट कर दिया, तो यहाँ पे ये इसका क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा हम लोगों को। अब हम लोग इस क्रॉस सेक्शन का पूरा एनालिसिस करेंगे। ये बीम हो गई है जहाँ पे हम लोगों ने इसको कट किया था, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे ये मान लीजिए जेड डायरेक्शन हो गई है, ये डायरेक्शन हो गई है वाई डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन हो गई है एक्स डायरेक्शन। यहाँ पे लोडिंग आ रही है, ये आ रही है P1, ये आ रही है P2, और यहाँ से ये कुछ डिस्टेंस पे P3 लोडिंग आ रही है, और यहाँ पे एक लोडिंग आ रही है ये P4। तो यहाँ पे जो लोड हो गए हैं P1, P2, P3 एंड P4, तो ये हम लोगों ने बाहर से लगाए हैं, तो ये लोड कहलाते हैं एक्सटर्नल फोर्स। तो पिछले वाली बीम को हम लोगों ने यहाँ पे कट किया है, तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए हम लोगों को सिग्मा F इक्वल टू 0 और सिग्मा M इक्वल टू 0 लिखना पड़ेंगे। तो यहाँ पे फोर्स आ रहा है P1, तो इसको इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पे Fy लगा दिया। यहाँ पे फोर्स आ रहा है P4, तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पे Fz लगा दिया। यहाँ पे जो P2 आ रहा है वो इंक्लाइंड आ रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक डाउनवर्ड होगा
और एक इस डायरेक्शन में होगा। तो जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है वो Fy द्वारा बैलेंस हो जाएगा और जो लेफ्ट में कंपोनेंट है वो यहाँ पे एक फोर्स देगा Fx। देखिए जो फोर्स हो गया है P1 एंड Fy, तो ये एक मोमेंट ऐसा क्रिएट करेंगे तो ये लगेगा जेड एक्सिस के अबाउट, तो ये लग रहा है mz जेड एक्सिस के अबाउट। और जो इसकी डायरेक्शन है वो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से देंगे, तो इसकी डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग लिख रहे हैं mz। और अगर यहाँ पे फोर्स की बात करते हैं P4 एंड Fz की, तो ये बीम को इस डायरेक्शन में घुमाएंगे, यहाँ पे एक ऐसा मूवमेंट आएगा my। और अगर यहाँ पे फोर्स P3 की बात करते हैं तो P3 और Fy मिलके जो बीम को है वो इस तरीके से x एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा mx, ये आ गया है my और ये हो गया है mz। ये जो सारे फोर्स हैं Fx, Fy, Fz, mx, my, mz, ये हम लोगों को कब मिले? तब हम लोगों ने यहाँ पे एक सेक्शन कट किया, तब हम लोगों ने यहाँ पे एनालिसिस किया, उसके बाद हम लोगों को ये फोर्स मिले। तो सेक्शन कट करने के बाद हम लोगों को बीम का सेक्शन कट करने के बाद ये फोर्स देखने को मिले, इसलिए इन फोर्सेस को हम लोग इंटरनल फोर्सेस बोलते हैं। यहाँ पे P1, P2, P3 एंड P4 हो गए हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। और अगर हम लोग यहाँ पे 2D स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये 2D स्ट्रक्चर कब होगा? जब लोडिंग और स्ट्रक्चर का प्लेन एक ही प्लेन में हो। तो यहाँ पे जो लोडिंग है वो इसी प्लेन पे लग रही है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो 3 इंटरनल फोर्सेस आ सकते हैं। यहाँ पे P1 के कारण एक रिएक्शन Fy ऊपर की तरफ आएगी, और जो P2 है इसके 2 कंपोनेंट होंगे नीचे की तरफ और इस साइड, तो नीचे की तरफ होगा उसको Fy बैलेंस करेगा, और जो लेफ्ट साइड है उसको एक फोर्स Fx यहाँ पे बैलेंस करेगा। और यहाँ पे जो P1 फोर्स है ये और Fy, इसके कारण एक मूवमेंट आएगा z डायरेक्शन में, तो ये हो गया है mz। ये जो P1 है और Fy ये बीम को कुछ इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेंगे। तो अगर कोई पूछे कि 3D कंडीशन में किसी भी सेक्शन पे कितने इंटरनल फोर्सेस होंगे तो आप बताएंगे 6, और अगर 2D कंडीशन है तो वहाँ पे कितने मैक्सिमम इंटरनल फोर्सेस होंगे तो वो होंगे 3 मैक्सिमम इंटरनल फोर्सेस। अगर मान लो यहाँ पे जो P2 है वो इंक्लाइंड नहीं होता, अगर वो वर्टिकली होता तो यहाँ पे जो Fx है वो नहीं आता, तो यहाँ पे फिर जो इंटरनल फोर्स हैं वो 2 होते। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं। इन 3D कंडीशन एट एनी सेक्शन देयर आर 6 इंटरनल फोर्सेस Fx, Fy, Fz, Mx, My एंड Mz। तो यहाँ पे 6 इंटरनल फोर्सेस होंगे। और अगर कोई पूछे कितने टाइप के, तो यहाँ पे जो है 4 टाइप के इंटरनल फोर्सेस डेवलप होंगे। एक होगा एक्सियल फोर्स, ये हो गया एक्सियल फोर्स। 2 होंगे शेयर फोर्स, Fy एंड Fz हो गया शेयर फोर्स। तो एक हो गया एक्सियल फोर्स, दूसरा हो गया शेयर फोर्स, तीसरा हो गया ट्विस्टिंग मूवमेंट। यहाँ पे ट्विस्टिंग मूवमेंट कौन होगा? यहाँ पे Mx ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा, और एक बेंडिंग मूवमेंट। तो यहाँ पे जो My है और Mz ये दोनों बेंडिंग मूवमेंट होंगे। तो कोई पूछे कितने इंटरनल फोर्सेस डेवलप होंगे तो वो होंगे 6 इंटरनल फोर्सेस। और कितने टाइप के होंगे तो वो होंगे 4 टाइप के, एक्सियल, शेयर स्ट्रेस, ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इन 2D कंडीशन हाउएवर देयर आर 3 इंटरनल फोर्सेस Fx, Fy एंड Mz। तो ये जो सारे फोर्स हम लोगों ने निकाले हैं इनके कुछ नाम होंगे, तो देखते हैं। जो Fx है वो एक्सियल फोर्स हो गया है, Fy है वो शेयर फोर्स हो गया है, क्योंकि जो Fy है वो इस प्लेन के अलोंग काम कर रहा है। Fz है वो भी शेयर फोर्स हो गया है, ये जो Fz है वो इस प्लेन के अलोंग काम कर रहा है। जो Fx था इसके परपेंडिकुलर काम कर रहा था। Mx हो गया है ट्विस्टिंग मूवमेंट, जो Mx है वो ट्विस्टिंग मूवमेंट हो गया है, क्योंकि ये बीम को कुछ इस तरीके से घुमाएगा तो ये ट्विस्ट करेगा, तो ये ट्विस्टिंग मूवमेंट हो गया है। My हो गया है बेंडिंग मूवमेंट, और Mz हो गया है बेंडिंग मूवमेंट। तो देखिए जो My है एंड Mz ये बेंडिंग मूवमेंट क्यों हो गए हैं, उससे पहले हम लोग बात करते हैं जो Mx है वो ट्विस्टिंग मूवमेंट क्यों है। मान लीजिए ये कोई क्रॉस सेक्शन हो गया है और इस पे इस प्रकार का मूवमेंट लग रहा है, तो यहाँ पे कोई अगर एक पॉइंट A है
और इस पे इस प्रकार का कोई मूवमेंट लग रहा है तो यहाँ का जो ए पॉइंट है वो यहाँ से मूव होके यहाँ पे पहुँच जाएगा ए डैश पे। तो यहाँ का जो ए पॉइंट है वो इसी प्लेन में है, इसलिए ये ट्विस्टिंग मूवमेंट है। अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके का मूवमेंट लगता, ओके, यहाँ पे ऐसा मूवमेंट लग रहा है तो ये एक बीम का क्रॉस सेक्शन हो गया है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाले पॉइंट है वो बाहर की तरफ आने की कोशिश करेंगे और जो नीचे वाले पॉइंट है वो अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो ये अपने प्लेन से बाहर आ रहे हैं। यहाँ पे जो मूवमेंट लग रहा है उसके कारण जो पॉइंट हैं वो अपने प्लेन से बाहर आ रहे हैं, इसलिए ये बेंडिंग मूवमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे जो mx है इसके कारण यहाँ पे जो नीचे के पॉइंट हैं वो बाहर आएंगे और यहाँ के जो ऊपर के पॉइंट हैं वो अंदर जाएंगे, यानी जो पॉइंट हैं वो क्रॉस सेक्शन से बाहर आ रहे हैं और अंदर जा रहे हैं, इसलिए ये जो है बेंडिंग मूवमेंट होगा। अगर my की बात करते हैं तो ये ऐसा घुमा रहा है तो यहाँ के पॉइंट बाहर आएंगे और यहाँ के पॉइंट अंदर जाएंगे, जबकि ट्विस्टिंग मूवमेंट में जो पॉइंट हैं वो उसी प्लेन में रहते हैं। तो हम लोग बात करेंगे जो फोर्स हो गए हैं, जैसे एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, ट्विस्टिंग मूवमेंट, तो इनके कारण कौन कौन सी स्ट्रेस डेवलप होंगी। तो एक्सियल फोर्स है उसके कारण नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगी, शियर फोर्स है उसके कारण शियर स्ट्रेस डेवलप होगी, ये भी शियर फोर्स है इसके कारण शियर स्ट्रेस डेवलप होगी। जो ट्विस्टिंग मूवमेंट है mx, इसके कारण शियर स्ट्रेस डेवलप होगी, क्योंकि जो पॉइंट हैं वो उसी प्लेन में है। देखिए अगर fz है तो इसके कारण जो शियर स्ट्रेस डेवलप होगी तो यहाँ के जो पॉइंट हैं वो इसी प्लेन में रहेंगे। इसी प्रकार जो ट्विस्टिंग मूवमेंट है तो वो भी शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जो पॉइंट हैं वो उसी प्लेन में रहेंगे। my बेंडिंग मूवमेंट है, ये नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जो पॉइंट हैं वो क्रॉस सेक्शन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे my के कारण भी नॉर्मल स्ट्रेस आएगी और mz के कारण भी नॉर्मल स्ट्रेस आएगी। आगे बात करते हैं, यहाँ पे एक्सियल फोर्स के कारण भी नॉर्मल स्ट्रेस आ रही है, बेंडिंग मूवमेंट के कारण भी नॉर्मल स्ट्रेस आ रही है। तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इनका हम लोग नाम अलग अलग रख देते हैं। तो जो एक्सियल फोर्स के कारण नॉर्मल स्ट्रेस आ रही है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल स्ट्रेस, और जो शियर फोर्स के कारण शियर स्ट्रेस आ रही है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस, ओके। और fz के कारण भी ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस आएगी, और जो ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण शियर स्ट्रेस आ रही है उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्जनल शियर स्ट्रेस, और जो बेंडिंग मूवमेंट के कारण नॉर्मल स्ट्रेस आ रही है उसको हम लोग बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। बस इनके नाम का डिफ्रेंशिएट करने के लिए इनका अलग अलग नाम रखा गया है। तो दोस्तों हम लोगों को पूरी सोम में बस यही पढ़ना है, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट, ट्विस्टिंग मूवमेंट। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कब बेंडिंग मूवमेंट आएगा, कब ट्विस्टिंग मूवमेंट आएगा। आगे काफ़ी चैप्टर हैं, जैसे पूरा एक टॉर्जन का चैप्टर हो गया है, कंबाइंड स्ट्रेस, जिसमें पूरी 2-3 स्ट्रेस एक साथ आ रही होंगी। तो आपको ये चीज़ें बेसिक क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।